नायक और आप सभी का स्वागत है आई ट्यूटोरियल में। आज हम देखेंगे दहेज प्रथा के बारे में। दहेज प्रथा से रिलेटेड दो कानून पढ़ना है हम लोग को। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, एक है 1961 का है और एक है 2004 का है। 1961 वाला जो लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया था और जो 2004 वाला है वो छत्तीसगढ़ का स्टेट गवर्नमेंट का है। तो हमको इन दोनों के बारे में, दोनों ही सिलेबस में है, तो आज की क्लास में हम दोनों ही को डिस्कस करेंगे एक साथ और साथ में। लेकिन पहले इससे पहले समझ लेते हैं कि दहेज क्या है। दहेज का सबसे पहला प्रमाण मिलता है ऋग्वैदिक काल के बाद। वैसे तो देखा जाए ऋग्वेद में भी मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आगे देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या आता है? ऋग्वैदिक काल। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उसके बाद फिर आता है मौर्य काल। मौर्य के बाद आता है गुप्त। देखिए और भी बहुत सारे बीच में आता है, महाजनपद काल, ये सब बीच में आता है, लेकिन हम लोग मेन पॉइंट पे आके फोकस करेंगे। इसके बाद में फिर क्या आता है? संगम काल आता है। संगम के बाद क्या आता है? गुलाम वंश या मुस्लिम जो आक्रमण हुए थे वहां पर से देखते हैं, मुस्लिम आक्रमण। उसका फिर क्या आता है? मुगल के बाद फिर अंग्रेज और उसके बाद में फिर एट प्रेजेंट जो भी चल रहा है। तो हम लोग को यहाँ तक का टाइमलाइन देखना है कि कहाँ पर क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हमको तो जानकारी ठीक से मिलती नहीं है। उसके बाद आते हैं ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में एक जगह क्या उल्लेख है? एक शब्द का उल्लेख है, वहतु। इस वहतु का मतलब जानेंगे और उसके बाद हम लोग का जो अभी एट प्रेजेंट जो हम लोग अभी दहेज प्रथा देखते हैं वो यहाँ पर से स्टार्ट होता है, उत्तर वैदिक काल से। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था? जैसे दो गांव हैं, ये गांव है ए, ये गांव है बी। यहाँ कोई पर्सन है जिसका नाम है राम, यहाँ कोई पर्सन है जिसका नाम है श्याम। अब इसको अपनी बेटी का शादी कराना है श्याम के पुत्र से। इसके पास पुत्री है, इसके पास पुत्र है। पहले क्या था? पहले संपत्ति के नाम पे सिर्फ गाय होती थी। गाय को ही संपत्ति का वो माना जाता था, स्रोत माना जाता था। गाय को ही संपत्ति मानी जाती थी। तो जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही धनवान माना जाता था। मान लेते हैं राम के पास थी 100 गाय, और 100 गाय होना एक सामान्य सी बात थी। 100 गाय से लोगों के पास लाखों गाय होती थी। मान लेते हैं राम के पास 100 गाय थी, तो इसकी संपत्ति कितनी हुई? 100 गाय की संपत्ति हुई। अब इसका एक पुत्र है, एक पुत्री है। तो देखा जाए उस टाइम पे क्या था? ऋग्वैदिक काल ना बहुत अच्छा काल था। उस टाइम पे महिलाओं की स्थिति बिल्कुल वैसे ही थी जैसे लड़कों की, मतलब लड़के लड़कियों में वहां पर उस टाइम पे भेद नहीं होता था। तो जितना अधिकार एक पुत्र का होगा उतना ही अधिकार उसकी पुत्री का भी होगा। अब पुत्री हर चीज पे अधिकार मिलता था। तो संपत्ति में जैसे आजकल मिलता है ना अधिकार, वो उस टाइम से चला आ रहा है, ऋग्वैदिक काल में भी मिलता था। तो जितना जैसे 50 गाय लड़के की होगी और 50 गाय लड़की की होगी, दोनों के पास बराबर बराबर संपत्ति पे कन्याओं का बराबर का हक होता था। तो होता क्या था? अब देखो, ये तो इसका है, ये पुत्री का है, डॉटर का, और ये किसका है? सन का है, सन का है, डॉटर का है। अब देखो लड़की का शादी हुआ, वो शादी होके जाएगी दूसरे गांव, तो उसकी जो संपत्ति है वो अपनी संपत्ति को साथ लेके जाएगी। तो जो 50 गाय थी जो इसकी संपत्ति थी वो उसको लेके जाती थी। और उसके तो जो जिस रूप में, जैसे सोना चांदी तो उस टाइम नहीं था ज्यादा, मतलब था, लेकिन उसका उस तरह से प्रयोग नहीं होता था जैसे अभी होता है। तो हम लोग मान लेते जितना भी संपत्ति है सारा का सारा गाय है, गाय को ही मानते हैं। तो जितना भी संपत्ति लेके लड़की अपने मायके से अपने ससुराल पहुंचती थी उसको क्या बोलते थे? वहतु। ऐसा उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में, ग्रंथों में मिलता है, पुराणों में मिलता है। तो फिर ये वहतु, और ये वहतु ही क्या है? वर्तमान समय का दहेज। वर्तमान समय में क्या होता है? मायके से जो भी धन पहुंचता है ससुराल में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दहेज बोलते हैं। ये सिस्टम है यहाँ से वहां। तो ये पहले का सिस्टम क्या था? ये एकदम बिल्कुल सही था। आप लोग खुद भी जानोगे तो आप लोग खुद को भी दहेज जो है वो बिल्कुल सही लगेगा। ये वास्तविकता है,
दहेज की शुरुआत यहीं से हुई। दहेज ऐसा ही दिया जाता था और ऐसा ही दिया जाना चाहिए अगर दिया जाता है तो। वैसे मैं इस चीज़ के पूरा देखते हैं, आगे देखते हैं, पूरा लास्ट तक समझेंगे कि अभी क्या दिक्कत है। तो ये उसकी संपत्ति का हिस्सा मिल गया उसको, ये हो गया दहेज। अब आगे बढ़ा पीढ़ी, उत्तर वैदिक काल में है, तो अब इसको नियम बना लिया गया कि जब कभी मतलब किसी लड़की का विवाह लड़के से होगा तो वो संपत्ति लेके आएगी ही आएगी। वो पैसा या फिर जो भी द्रव्य है वो उसको लेके आएगी। और ये स्टार्ट हुआ उत्तर वैदिक काल से, जो कि चलते चलते अभी प्रेजेंट इरा जो अभी चल रहा है हमारा 2021 22 20th सेंचुरी चल रहा है, 21st सेंचुरी। तो यहाँ तक चला आ रहा है ये सिस्टम कि अगर लड़की आएगी तो बहुत सारा धन लेके आएगी, वह लड़की आएगी तो बहुत सारा द्रव्य लेके आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इसीलिए दहेज का रूप परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लेते हैं एक और स्टोरी के बारे में देखते हैं। अब ये स्टोरी है मौर्य काल की, मान लेते हैं मौर्य काल या उत्तर वैदिक काल, दोनों के लिए स्टोरी हो सकता है। यहाँ जो लड़की है वो चाहती नहीं कि वो मतलब अपना हिस्सा नहीं चाहती। जैसे अभी के टाइम पे भी बहुत सारे फैमिलीज में आप लोग देखेंगे जब बंटवारा होता है तो लड़कियां क्या है अपना हिस्सा भी अपने भाई को ही देना पसंद करती हैं कि तू ही रख भाई। जैसे अगर 2 एकड़ जमीन है फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं 2 एकड़ जमीन है, इसमें इतना हिस्सा होगा, एक भाई एक बहन है तो 1 एकड़ भाई का 1 एकड़ बहन का होगा। अब वो 1 एकड़ बस है उसके पास तो उसमें कितना ही खेती कर पाएगा, बहुत कम। तो वो बहन क्या सोचेगी कि इसको भी तू ही रख, मतलब अपने स्वेच्छा से, मतलब उसको अपना हिस्सा नहीं चाहिए। वैसे ही मान लेते हैं एक स्टोरी और हुआ। यहाँ पर एक व्यक्ति है मोहन और यहाँ एक व्यक्ति है सोहन। अब इनके पुत्र पुत्रियों का विवाह होगा, इसकी डॉटर है, इसका सन है, इन दोनों का विवाह होगा। अब लड़की क्या बोलती है कि अब इसके भाई के पास कम प्रॉपर्टी बच पाएगा, मतलब जैसे यहाँ 100 था, मान लेते हैं यहाँ पर इसके पास टोटल संपत्ति, टोटल गाय जो है 10 है, तो 5-5 गाय दोनों के पास होगा। अब वो 5 गाय में इसका गुजर बसर तो हो जाएगा लेकिन संपत्ति और वो रिटेन नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब उसकी संपत्ति उतनी ही रह जाएगी, मतलब कम भी हो जाएगी, देखा जाए तो 10 से 5 हो गया। तो ये क्या बोलती है लड़की कि कोई बात नहीं भाई, इसको भी तू ही रख, मुझे मतलब संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए, उसको तू ही रख। अब ये क्या की, अब संपत्ति का हिस्सा इसी के पास रहने दिए। अब ये गई अपने ससुराल। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये तो कुछ नहीं लाई, बाकी की बहू लोग नया मतलब संपत्ति के नाम पे बहुत कुछ ला रहे हैं, इतना गाय लाए उतना गाय लाए, पहले तो ऐसे ही चलता था, कितना गाय ला रहे हैं वो डिपेंड करता था। तो ये सारा चीज़ अब यहाँ पर वैसे तो ये चीज़ को समझेगा पहले, लेकिन एक टाइम के बाद जब बाकियों का देखेगा तो फिर इसके मन में भी आएगा अरे यार हमारे यहाँ ही दहेज नहीं आया, हमारे यहाँ ही बहू तो नहीं आया, तो अब क्या करें, ये कुछ कर नहीं सकते हैं, शादी तो हो गई है। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, अब ये सोचा कि क्यों ना इसका एक और शादी करा दिया जाए, एक और विवाह कर देते हैं, तो फिर वो जो लड़की रहेगी वो लाएगी और ज़्यादा संपत्ति के साथ आएगी और हो सकता है वो लेके भी आए हो। तो इससे क्या हुआ, एक व्यवस्था में थोड़ी सी चेंजेस आए, ठीक है, मानसिक चेंजेस है, लेकिन उस चीज़ को ये समझ नहीं पाया, भावनाओं को ये समझ नहीं पाया, और समस्या का एक और नया समस्या बन के आ गया, बहुपत्नी विवाह। कि एक लड़की मतलब अगर एक लड़का अगर एक से अधिक गर्ल्स के साथ शादी करता है, एक से अधिक महिला के साथ विवाह कर दिया अगर, तो इसको क्या बोलेंगे, बहुपत्नी विवाह, या फिर इसको बहुविवाह भी बोलते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा, ये जो रेशियो है, मतलब जो जनसंख्या का जो रेशियो है, लड़का लड़की का रेशियो, वो इम्बैलेंस होगा, तो एक नए तरीके की समस्या आएगी। अब ये वहां तक सीमित नहीं है, ये तो मतलब डायरेक्टली समस्या है। अब एक इनडायरेक्ट समस्या होती है मानसिक समस्या। जो पहली वाइफ थी जिसके साथ पहला शादी हुआ था, वो तो सोच के आई है कि मतलब मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा है। अब लेकिन इसका दूसरा शादी हो गया,
तो अब यहाँ इसके मन में इसके लिए तो कटुता आएगी, क्योंकि ये तो इसकी सौतन है। जनरली ऐसा होता है, बहुत रेयर केस होता है जहाँ पर एकदम अच्छे से रहते हैं, समझदारी के साथ रहते हैं। लेकिन अब ये जो ज़्यादा संपत्ति लेके आई है, उसका मान कौन भी ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा मतलब प्रिविलेज मिलेगा, ज़्यादा उसको भाव देंगे, ऐसा सिस्टम हो सकता है। उसके बाद तीसरी आ गई, तब इन दोनों तीनों का एक साथ कहाँ जम सकता है, यहाँ सास बहू का नहीं जमता है, तो फिर बहू बहू बहू, तीन तीन बहू, ठीक है। तो अपने आप में ही ये लोग का लड़ाई स्टार्ट हो सकता है। तो इससे क्या होगा, सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होगा। तो ये सारी देखो, कोई भी समाज में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आता है, तो वो चेंजेस अगर टाइम पे अगर सुधारा ना जाए, तो वो बढ़ते 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 कितना बड़ा बन जाएगा कि एक नई टाइप की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देखो यहाँ पर एक सामान्य सी समझ अगर क्रिएट हो जाती कि कोई बात नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मतलब संपत्ति सब कुछ नहीं होता, पैसा लेकिन ये तो कोई बात नहीं, अगर इस चीज़ को अगर उसी टाइम में समझ जाए था 1%, तो इस तरह की समस्या एक नई तरह की समस्या है, ये समस्या उत्पन्न नहीं होती, इनसे मानसिक दबाव भी उत्पन्न नहीं होता। और ये अब कोई देख रहा है कि एक लड़का है जो 3-3 लड़की से शादी किया है, तो जो हम लोग समाज में देखते हैं वही तो करते हैं। हम लोग जो दूसरों में देखते हैं, अगर कोई दूसरा स्टाइलिश कपड़े पहन के आया है, तो हम भी कल को ऐसे ही कोई कपड़ा पहनने की कोशिश करेंगे। कोई नया जैकेट पहना है तो फिर हम भी जैकेट लेंगे, नया स्वेटर नहीं पहनेंगे, हम भी जैकेट पहनेंगे। ऐसा ऐसा सब मन में विचार उत्पन्न होता है ना। और ये कोई गलत विचार भी नहीं है, हर कोई अपना मतलब अपने आप को अच्छे से रखना चाहता है। तो अब वो देख, अगर कोई इसके दोस्त लोग ही, मान लो इसके 10 दोस्त हैं फॉर एग्जाम्पल, 10 दोस्त हैं, 10 लोग देखे कि अरे इसके पास इसकी 3-3 वाइफ है, तो इन 10 में से कम 2 लोग को तो ऐसा होगा कि जब ये 3 वाइफ रख सकता है तो मैं डबल क्यों नहीं रख सकता, ये तो 3 रखा है, मैं कम से कम 2 तो रख ही सकता हूँ, 2 को तो पाल ही सकता हूँ। अब ये शुरू कर देगा शादी, ये 2 लोग। अब इन 2 लोग के भी तो 10-10 दोस्त हो सकते हैं, मतलब इसमें 1-1 पर्सन के और दोस्त हो सकते हैं, और इनके भी 2 लोग कम से कम ऐसा हो सकता है कि ये लोग भी डबल डबल शादी करें। तो ये क्या है, ये समाज में एक बीमारी की तरफ फैलते जा रहा है। इससे क्या होगा, नुकसान किसको होगा, अल्टीमेटली समाज को ही नुकसान होगा, क्योंकि इससे जनसंख्या जो दर है, जनसंख्या दर में दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत ये होगा लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब पुरुष और स्त्री की एक निश्चित संख्या होनी चाहिए, मतलब एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, तब फिर समाज जो है मतलब अगर अनुपात ऊपर नीचे होता है, जैसे अभी 991 छत्तीसगढ़ में जो लिंगानुपात है, सकल लिंगानुपात कितना है अभी 991 है, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे 1991 स्त्रियां हैं। मतलब यहाँ अपने आप रेशियो ऊपर नीचे है, मतलब 9 का अंतर है। और इस 9 के अंतर को कैसे भरा जा सकता है, कभी नहीं भरा जा, मतलब भरा तो जा सकता है अगर ग्रोथ रेट जो है वो बराबर हो जाए। मतलब एक क्या होना चाहिए, एक आइडियल 1000 या 1000 के आसपास ही होना चाहिए। अगर इधर 1000 है तो इधर भी 1000 के आसपास ही रहे तो बेहतर है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो चलता है, लेकिन ज़्यादा प्लस माइनस हो जाता है तो मान लो 934 हो गया, तो कितना बड़ा अंतर आ गया, 1000 पुरुष और 934 स्त्रियां, कैसे करेंगे शादी, सबको हो पाएगा कैसे। तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है किसी भी एक प्रॉब्लम में फंसने से। अब इतना सारा चीज़ को बता रहा हूँ क्योंकि आगे और भी पढ़ना है इस सब के बारे में, तो एक नॉर्मल समझ क्रिएट हो जाना चाहिए आप लोगों के में, इसलिए इतना एक डिटेल में बता रहा हूँ। तो जो हमारा दहेज प्रथा है उसकी शुरुआत तो सही उद्देश्य से हुई थी, लड़कियों को उनके हक का जो मूल्य है वो दिलाने के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन बदलते बदलते क्या से क्या हो गया, देखो अभी अब ऐसा सिस्टम आ गया कि अगर सही तरीके से अगर आप दहेज नहीं दे रहे हैं तो फिर समस्या किसको झेलना पड़ेगी, लड़की को। कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई गरीब आदमी है जिसकी बेटी का शादी हो रहा है किसी एवरेज या फिर अच्छा धनी व्यक्ति के यहाँ, तो एक वो रहेगा ना, एक कॉन्सेप्ट रहेगा, मतलब ऐसा होता है कि सीधा चढ़ावा मांग लेते हैं 25 लाख 30 लाख, सीधा सीधा मांग लेते हैं, कार सहित या बिना कार के ऐसा। तो बहुत तरह की ये सब के कारण अब ये सब चीज़ चलते हैं, कई लड़कियों का शादी नहीं हो पाता है, बहुत सारी लड़कियों का, और अगर हो गया शादी
कम दिए हैं उसमें भी हो गया, तो क्या होता है, उनको परेशान किया जाता है। तो इतने मतलब, तो जो स्त्री है, जो जिसका शादी शादी के पहले भी उसको समस्या होगी। शादी के पहले क्या क्या समस्या होगी कि एक तो लड़का ठीक से नहीं मिल रहा है, या तो का मतलब इतना इतना दहेज ज़्यादा मांग रहे हैं, तो अच्छे लड़के से शादी नहीं हो पा रही, इस तरह की समस्या है। शादी के बाद क्या समस्या होगी कि दहेज लेके नहीं आई, इस नाम से कई बार मारपीट का भी केस आता है, बहुत ज़्यादा केस आता है। तो इन सारे केसेस के एवज में, मतलब ये सारे केस, इस टाइप के केसेस आ रहे थे, जला दिया जाता था, ऑनर किलिंग कर देते थे, बहुत तरह की समस्या हो रही थी। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट 1961 में एक्ट लेके आया, दहेज निवारण अधिनियम 1961, और इसी में थोड़ा बहुत संशोधित करके 2004 में छत्तीसगढ़ का मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार दहेज निवारण अधिनियम 2004 लेके आई, जिसके बारे में हम लोग को पूरा अच्छे से पढ़ना है एग्जाम में। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत प्रचलन में भी रहता है, और आप लोग का 40 नंबर का है, तो उसमें से हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन अकेले इसी पार्ट से पूछते हैं, हो सकता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनमें। तो इसे हम बहुत अच्छे से और बहुत जो एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सबको अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब इतने दहेज की इतनी सारी मतलब, अब जब मॉडर्न एज में आए हम, जब हम लोग का देश आज़ाद हो गया, उसके बाद कुछ टाइम बाद हम लोग इस चीज़ में ध्यान देने लगे। क्यों? क्योंकि समाचार पत्रों का प्रकाशन स्टार्ट हुआ। मतलब समाचार पत्र तो पहले से भी आ रहे थे, आज़ादी से पहले से भी आ रहे थे, लेकिन अब अलग अलग इलाके में देखा गया कि यहाँ से भी वैसी घटना आ रही है, वहाँ से भी वैसी घटना आ रही है, यहाँ पर दहेज के लिए ऐसा ऐसा काम कर दिए, वैसा काम कर दिए, ये सारी चीज़ें देखने में मिल रही है। अब अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ ये बता देता हूँ मैं। देखिए, जो मैं कॉन्सेप्ट बताया ना, इसमें महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे भी कानून पढ़ने हैं मुझे। तो अगर आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता रहेंगी कि किस कारण से ज़रूरत पड़ी एक्ट को लाने की, तब आप अच्छे से उसको याद कर सकेंगे। कार्य कौन कौन से होने वाले हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं इसमें, जो आयोग रहेगा उसके लिए, तो ये सारा चीज़ तब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इसलिए इतना सारा डिस्क्रिप्शन इतने डिटेल में इसलिए बताया था मैं। अब देखिए, दहेज अब अलग अलग क्षेत्र से देखने में मिल रहा था कि यहाँ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ वैसा प्रॉब्लम हो रहा है, अलग अलग जगह प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब क्या किए, इसको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो ये लोग को मना कर, चिल्लाने से, और दरवाजा ठीक से बंद कर। तो अब देखते हैं कि दहेज, देखो अब केंद्रीय स्तर पे पता चला, तो केंद्र सरकार पहले एक कानून बनाई, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज को लेने के लिए, मतलब अगर कोई दहेज लेता है या देता है तो उससे रिलेटेड ये कानून है। अब इसके एवज में हर सरकार को मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट्स है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स, वो सब अपने अपने राज्य में, अपने राज्य के परिस्थिति के हिसाब से बनाती गई। तो इसमें हम लोग पहले देखना है हम लोग को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, और एक हम लोग को देखना है छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में 2004 में जो बना है उसके बारे में। तो इसका विस्तार, ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम कहाँ कहाँ लगेगा, तो ये संपूर्ण भारत में लगेगा, भारत के हर एक क्षेत्र में। लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1961 से। अब आते हैं दहेज। दहेज है क्या? विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात, विवाह के पहले या विवाह के बाद, एक पक्षकार, कोई भी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता भेंट प्रस्तुत कर रहा है। मतलब प्रत्यक्षता मतलब डायरेक्टली, सीधा सीधा पैसा के रूप में या फिर वस्तु के रूप में सीधा सीधा अगर दे रहा है तो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से मतलब किसी और के थ्रू दिलवा रहे हैं तो उसको बोलेंगे अप्रत्यक्षता। तो अगर एक पर्सन, मतलब एक साइड के लोग दूसरे साइड को दे रहे हैं तब। अब इसमें क्या होता है, मुस्लिमों का एक लॉ होता है शरीयत, तो इसमें मतलब मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ है ये। तो इसमें मतलब इसको मानने वाले जितने भी लोग हैं उन पे ये वाला कानून लागू नहीं होगा, ये पहली बात है। दूसरी बात, अब एक पक्षकार देगा दूसरे पक्षकार को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, विवाह के पहले भी दे सकता है, विवाह के पश्चात भी दे सकता है। पहले क्या होता था, विवाह के पहले देते थे, और पश्चात में, अब पश्चात का कॉन्सेप्ट कब आया, जब केसेस होने लगे, कोई केस कर दिया कि हाँ फलाना जगह में दहेज दिया जा रहा है, दहेज मांगा जा रहा है ऐसे करके, तो ये लोग डर के मारे क्या किए,
शादी के टाइम नहीं लिए, शादी के बाद में ले लिए। अभी शादी हो रहा है, अभी मत दो, बाद में देना, ताकि कानून से बच जाए हम लोग, ऐसा सोच के इसलिए कानून में ही चेंज ला दिया गया, विवाह के पहले या विवाह के पश्चात, सीधा बात। तो जो देगा देगा वो भी दंड का पात्र है, और जो लेगा वो तो दंड का पात्र ही है। अब इसमें सजा क्या है? अच्छा, सजा किसको किसको मिलेगी? दहेज जो दे रहा है उसको, दूसरा उसको जो दहेज ले रहा है, तीसरा उसको जो प्रेरित कर रहा है दहेज देने के लिए। जैसे कोई परिवार का कोई मेंबर है, ये एक पर्सन है, इसकी बेटी का शादी होने वाला है इसके बेटे के साथ, इसका कोई भाई है या फिर परिवार में कोई ना कोई है, मामा चाचा जो भी, वो क्या बोल रहा है इसको कि आप इनसे इतना इतना लाख रुपए मांग लीजिए, इतना करोड़ मांग लीजिए, ऐसा बोल रहा है। तो दूसरा पर्सन प्रेरित कर रहा है, तो वो भी दंड का पात्र होगा। तो कौन कौन सजा के पात्र होंगे? जो दे रहा है वो, जो ले रहा है वो, और जो प्रेरित कर रहा है दहेज लेने के लिए या देने के लिए, वो सभी के सब सजा के पात्र होंगे। और सजा क्या मिलेगी? 6 माह से लेके 5 वर्ष तक का सजा। 6 माह किसको मिलेगा और 5 वर्ष किसको मिलेगा? 10,000 का किसको रहेगा जुर्माना, 15,000 का किसको रहेगा? देखो, अगर कोई क्या बोलते हैं प्रेरित कर रहा है, मतलब कोई मांग रहा है, सीधे सीधे मांग रहा है, तो उसको 6 माह का सजा दिया जाएगा। मांग डाला है, ले लिया है, तो उसको मतलब तुरंत लेने और देने के बाद में अगर पकड़ा जा रहा है तो उसको 5 वर्ष का होगा। वैसे ही अभी लिया नहीं है लेकिन मांग रहा है, तो उसको 10,000 का मिलेगा, 10,000 का सजा होगा। और जो ले डाला है उसको मिलेगा 15,000 रुपये का जुर्माना, उसको लगेगा। और किसी किसी केसेस में ये दोनों ही हो सकता है, मतलब सजा भी, इतना टाइम तक आपको जेल में भी रहना पड़ेगा और आप लोग को इतना रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। दोनों ही चीज हो सकता है, दोनों कॉन्सेप्ट सही हो सकता है। अब इसमें छूट किसको किसको मिलेगी? छूट उन सभी को मिलेगी जो नातेदार है। अब नातेदार मतलब कानून में सीधा नातेदार लिखा है, तो नातेदार में क्या होता है? जो परिवार वाला है, दूर का है या पास का है, रिश्तेदार है, मतलब वो नातेदार है, रिश्तेदार को ही बोलते हैं नातेदार। तो वो अगर मतलब बिना किसी इंटेंशन के, बिना दहेज के रूप में नहीं, मतलब अपनी खुशी से दे रहा है, बिना मांगे दे रहा है, तो वर पक्ष से भी अगर दे रहा है या वधु पक्ष से दे रहा है, वर साइड से दे चाहे वधु साइड से दे, कोई भी दे, भेंट के रूप में अगर दे रहा है, भेंट के रूप में दे रहा है, तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, उसको दहेज नहीं माना जाएगा, इसको सिर्फ भेंट ही मानेंगे, गिफ्ट ही मानेंगे। तो छूट में ये लोग को मिलेगा। अब देखो फिर से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। विस्तार संपूर्ण भारत में लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 1961 से। दहेज क्या कहलाएगा? एक विवाह के पूर्व या पश्चात, दोनों में दिया जा सकता है। अब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये सारे के सारे सजा के पात्र होंगे, सारा का सारे केस में दहेज कहा जाएगा। शरीयत जो है, जो मुस्लिमों का कानून होता है, इसमें इसको जो मानता है, जो इसके हिसाब से चलता है, वो लोग के ऊपर ये दहेज का कानून लागू नहीं होगा। इसके बाद फिर सजा के पात्र कौन कौन होंगे? देने वाले, लेने वाले और प्रेरित करने वाले सजा के पात्र होंगे। और उसके बाद भी देखते हैं, 6 माह से 5 वर्ष तक का सजा होगा, 10,000 से 15,000 तक का जुर्माना होगा, या दोनों एक साथ हो सकता है। अब किसको किसको छूट मिल जाए इसमें? वर पक्ष वधु पक्ष के जो नातेदार हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो अगर भेंट स्वरूप में देते हैं, ऐसे ही भेंट के रूप में, कोई मांगा नहीं है, तो फिर उसको दहेज में गिनती नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर दहेज का मतलब सिर्फ दहेज नहीं है। अभी क्या हुआ, हम लोग गिफ्ट दिए, तो गिफ्ट जो रहेगा वो दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। आप लोग देखे होंगे, शादी के रिसेप्शन में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ कुछ लोग होते हैं जो लिखते रहते हैं, लिख के रखे रहते हैं कि इस आदमी ने ये दिया, इस आदमी ने गिफ्ट दिया, इस आदमी ने बर्तन दिया, तो इस आदमी ने इतने रुपए दिए। क्यों लिखा जाता है वो? ताकि कभी अगर पुलिस पहुंच जाती है मौके पे कि आपके यहाँ वो कर दिया, कोई केस कर दिया कि यहाँ पर दहेज लिया जा रहा है ऐसे करके, तो वहाँ पर पहुंचेगी और पुलिस सारे जो लिखे रहेंगे, जो भी पर्सन लिखे रहेंगे, वो सबको मैच करती है। अगर वो सारा चीज मतलब सेम टू सेम है, क्योंकि एक टाइप का प्रूफ होता है लड़कियों के साइड से या लड़कों के साइड से कि ये दहेज नहीं है, ये गिफ्ट है, वो एक प्रूफ ही रेडी करते रहते हैं। तो जो दहेज है, मान लो जो दहेज, सीधा दहेज मान के चलते हैं, दहेज बोलते हैं,
तो इसका वारिस कौन होगा? किसी भी टाइप से अगर मिले हमको तो उसका वारिस कौन होगा? ये इस पे किसका अधिकार होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए स्त्री का। जिसको दिया गया है उसी के एवज में दिया जा रहा है, तो उस लड़की का ही अधिकार होगा उस पर। अगर वो 18 वर्ष से अधिक की है तो उसको तुरंत तुरंत उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, कि उसी को दे दिया जाएगा कि हाँ ये आपका है, आप ही रखो इसको। और अगर क्या होता है, कई केसेस में ऐसा होता है, शादी का एज तो 18 है, 18 प्लस ही होंगे तभी शादी कर सकते हैं, ऐसा कानून है। लेकिन क्या होता है, कई क्षेत्रों में अभी भी ऐसा है कि पहले ही करा देते हैं कि कोई केस जब तक केस नहीं होगा जब तक पुलिस को कोई कंप्लेन नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा कि वो बालिग है कि नाबालिग है। तो अगर कोई नाबालिग है और उसे शादी कर दिया गया, शादी तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो लड़की को जब तक ये बालिग ना हो जाए तब तक जो पैसा, जो अमाउंट या फिर जो भी वस्तु है, जो भी द्रव्य मिले रहेगा उसको गिफ्ट के तौर पे, वो सारा का सारा संरक्षित रखा जाएगा। और इसको कौन रखेगा? वर पक्ष इसको संरक्षित रखेगा। और जैसे ही जो लड़की है उसका जैसे ही 18 कंप्लीट हो गया, वो सारा का सारा उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब संज्ञान मतलब होता है जब कोर्ट रहता है, संज्ञान का सीधा देखते हैं। अब देखते हैं संज्ञान क्या होता है? न्यायालय डायरेक्टली जैसे उसको पुलिस का रिपोर्ट मिला कि फलाना जगह में दहेज का मतलब दहेज लेने का वो चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, दहेज लिया जा रहा है ऐसे करके, तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पे जो न्यायालय है वो सीधा संज्ञान ले लेते हैं कि कैसे हो रहा है, मेरे को इसका जल्दी से वो लोगों को गिरफ्तार करो और मेरे पास रिपोर्ट प्रस्तुत करो, ऐसा करके ये ऑर्डर दे देता है। उसके बाद फिर पुलिस जाती है, मौके पे जाती है, और यहाँ पर बिना किसी वारंट के पुलिस छापा मार सकती है, बिना किसी वारंट के वहां पर पूछताछ कर सकती है, जांच कर सकती है। ये अधिकार दिया गया है इस अधिनियम में, पुलिस को दिया गया है। अब इसके देखो अब कौन कौन कंप्लेन कर सकता है? या तो देखो कंप्लेन करेगा नातेदार मतलब या तो लड़की खुद कर सकती है, लड़की लड़का जो भी पर्सन वो जिसके साथ हो रहा है, घटित हो रहा है घटना, वो खुद कर सकता है, उसके मम्मी पापा कर सकते हैं, या उनके मम्मी पापा के साइड से कोई और पर्सन कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है लिखित रूप में होना चाहिए, लिखित रूप में दिया जाता है, तो उनकी शिकायत पर संज्ञान लिया जाता है। अब अगला चीज देखते हैं, दंड हेतु अधिकार। अब ये तो हो गया, शिकायत हो गया, पहुंच गया कोर्ट में, तो इसके ऊपर कार्यवाही कौन करेगा? तो कौन करेगा? एक महानगर मजिस्ट्रेट जो होता है, एक तो ये कर सकता है, दूसरा प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट होना चाहिए, ये दोनों कर सकते हैं, या फिर इनके समकक्ष। लेकिन इससे अगर मतलब इससे लोअर ग्रेड में अगर कोई ऑफिसर है तो वो इस पे कार्यवाही नहीं कर सकता, वो उस पे जांच भी नहीं कर सकता। जांच और निर्णय लेने का अधिकार कौन लेगा? ये दो। अब ये क्या है? विदाउट वारंट, इसमें क्या बोलते हैं, कार्यवाही किया जा सकता है। और ये जो रहता है, ये अपराध ऐसा है जो गैर जमानती है, इसमें जमानत नहीं मिलता है, तो गैर जमानती अपराध है ये। और फिर एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी का जो पद का सृजन है राज्य सरकार करेगा, जो ये सारे दहेज से रिलेटेड जितने भी जो ये सब काम होते हैं, ये सब के ऊपर नजर रखेगा, टाइम टू टाइम रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहेगा। तो अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। इसके बारे में क्या लिखा, किस में लिखा गया है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में। लेकिन देखो इतना अच्छा नियम बनाया है, इतना अच्छा कानून बनाया है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी ये चल रहा है, तो इसको रोकने की जरूरत है। लेकिन ये कैसे रुकेगा? ये डायरेक्टली नहीं रुकेगा। इसके लिए खुद से मतलब ये खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये गलत है। जब तक हम लोग खुद से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो चीज रुकेगा नहीं। तो ये हो गया केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ। अब हम लोग देखेंगे राज्य सरकार वाला। तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा अभी, दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2000, अभी हम लोग क्या पढ़े, 1961 पढ़ लिए। अब 1961 के आधार पे हर राज्य में अपने 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 कम्युनिटी के हिसाब से कुछ कुछ चेंजेस लाके या फिर जैसा बताया गया है एग्जैक्टली वैसा ही लेके हम लोग सब अपने अपने राज्य में बनाए। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने क्या बनाया? 2004 में बनाया। तो दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2004 ये छत्तीसगढ़ का है। अब ये लागू कब हुआ? 2004 में, इसलिए तो 2004 है। विस्तार
कहाँ तक ये जो लॉ है कहाँ तक लाई करेगा, पूरे राज्य में, मतलब पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे सरगुजा संभाग हो चाहे बस्तर संभाग हो, सारे के सारे क्षेत्र में ये लागू होगा। अब परिवार दाखिल करने की प्रक्रिया, देखिए बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटी है, दोनों सेम है, कुछ कुछ चीजों में जहां पर अंतर है वहां पर तो देखेंगे। परिवार, ये परिवार नहीं है, परिवाद है द, तो परिवार दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है, जो जैसा उसमें था मेन लॉ में जैसा था, मतलब या तो जो पीड़ित है, पीड़ित मतलब वहां पर लड़की हुई जनरली, ऐसे लड़कों के लिए तो होता नहीं है, लेकिन हमारे समाज में कुछ कुछ, हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ ऐसे राज्य भी हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ जो वधु मूल्य चुकाया जाता है, और वधु मूल्य चुकाया जाएगा तो किसको दिया जाएगा, वधु के घर वालों को, मतलब लड़की के घर वालों को, लड़के वाले लड़की वालों को दहेज देंगे, ऐसा भी होता है। इसलिए इसमें न वधु बोला जाता है न वर बोला जाता है, यहाँ पर सीधा क्या लिखते हैं, अभियुक्त, अभियुक्त, अभियुक्त का यूज करते हैं, वर्ड यूज कर लेते हैं बस। हाँ, पीड़ित में भी क्या आएगा, अभियुक्त। तो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का पक्ष भी हो सकता है, लड़की पक्ष भी हो सकती है। तो अगर कोई उनमें से हैं जो पीड़ित हैं, तो वो डायरेक्टली या उनके मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन, कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लिखित में देना है, लेकिन लिखित में देंगे और डायरेक्टली कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन के ऊपर तुरंत एक्शन किया जाएगा। और उस टाइप के एक्शन में क्या है, वारंट जरूरी नहीं रहेगा, बिना वारंट के पुलिस पहुंच सकता है, पुलिस कार्यवाही कर सकता है बिना वारंट के। तो दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है, सेम जैसे पिछले एक्ट में थी वैसे ही सेम रहेगा। अब कल्याण संस्थाओं की मान्यता, कल्याण संस्थाएं क्या होती है, ऐसी सारी संस्थाएं जो महिलाओं के लिए, मतलब उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, जो जैसे अगर कोई महिला ऐसी है जिसके घर में मारपीट होती है, तो ऐसे लोगों का कौन सा रक्षण देगा, तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, तो उनको हम लोग एक कॉमन नेम बोल देते हैं, कल्याण संस्थाएं महिलाओं के लिए। जैसे वृद्धों के लिए कल्याण संस्थाएं कौन सी है, वृद्धाश्रम, अनाथालय किन लोग के लिए, छोटे बच्चों के लिए, वैसे ही महिलाओं के लिए तो हम लोग सीधा कल्याण संस्थाएं बोलते हैं। इनकी मान्यता, इनको कौन मान्यता देता है, वरिष्ठ अधिकारी, इस विभाग का जो सबसे वरिष्ठतम अधिकारी रहेगा वो इसको मान्यता भी देता है, और 5 वर्ष तक इसका वो रहता है, इसका वैलिडिटी, जैसे लाइसेंस मिलता है ना, तो 5 साल तक इसका लाइसेंस मिलेगा, एक बार मतलब अप्लाई किए तो 5 वर्ष तक वो उनका एक टाइप से सर्टिफिकेशन है कि आप 5 साल तक आप काम कर सकते हो इस फील्ड में। तो 5 वर्ष हो जाएगा, उसके बाद फिर जांच कौन करेगा, फिर से वरिष्ठ अधिकारी जांच करेगा और बताएगा कि ये सही चल रहा है तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा, और अगर गड़बड़ी चल रहा है तो उनका रजिस्ट्रेशन या बोल सकते हैं उनका लाइसेंस, उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब इनका क्या कार्य होता है, मान्यता किस आधार पर मिलता है वो लोग को, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय महिला समाज के लिए रिलेटेड कोई संगठन है, कोई ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पे इम्पोर्टेंट है या राज्य स्तर पे इम्पोर्टेंट है, महिला समाज से रिलेटेड है, तो ऐसे संगठनों को इसमें लिस्टेड किया जाता है। दूसरा, महिलाओं की देखभाल, सुरक्षा, प्रशिक्षण से संबंधित ज्ञान रहे, ऐसे लोग, मतलब ऐसे किसी भी संस्था को घोषित नहीं कर देंगे, उनके पास प्रॉपर, उनके पास एक ज्ञान होना चाहिए कि महिलाओं को मतलब सुरक्षा से रिलेटेड है, सुरक्षा मतलब उसको क्या है, एक महिला के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट होता है, उसका परिवार भी, ससुराल भी और मायका भी, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब कुछ ऐसा एक्शन ना ले ले हड़बड़ी में या जल्दबाजी में, जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ित हो गई है बहुत महिला, तो क्या होता है, वो सुसाइड करने का कोशिश कर सकती है, ये बहुत ज्यादा होता है ऐसा, ये थोड़ा बहुत केस नहीं है, अच्छा खासा केस है। तो उनसे उनकी रक्षा करना, उनके मतलब सुसाइड ना कर सके, कुछ उनको बताया जाए कि कैसे डील करना है, सिचुएशन तो आपके पास है, अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज बताया जाएगा, ठीक है। तो उस चीज से रिलेटेड प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, तो इन सारे चीज से रिलेटेड ज्ञान रहना चाहिए। अब कम से कम 3 वर्षीय अनुभव होना चाहिए, अगर 3 वर्ष का भी अनुभव नहीं है अगर,
तो उनको इन संस्थाओं की मान्यता नहीं प्राप्त होगी। तो अभी मान्यता से क्या लाभ होता है, इनको गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है और मतलब ये एक अच्छे स्तर पे महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए काम कर पाते हैं, इसलिए इनका इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब देखते हैं, जहां तक हो गया। इसके बाद एक होता है दहेज अधिकारी। नाम से थोड़ा अलग लग रहा है कि दहेज अधिकारी, दहेज के लिए कह सकेंगे, तो दहेज को रोकने के लिए अधिकारी है, नाम से दहेज अधिकारी है। अब ये क्या करेगा, अगर कहीं से ऐसा केस मिला, सपोज कोई गांव है, ठीक है, पाटन का कोई गांव ले लेते हैं, अखरा, ठीक, अखरा में कोई ऐसा केस हो गया। अब केस तो हो गया, अब वहाँ केस होने के बाद क्या होगा, सबसे पहले जांच के लिए बैठेंगे कि वो सही तो बोल रहे हैं कि नहीं, या जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिला वो सही है कि नहीं। इस चीज़ का जांच कौन करेगा, दहेज अधिकारी। अब इसके लिए क्या करेगा, जिस भी, जैसे अखरा गांव है, ठीक है, यहाँ इस गांव में हुआ, इस घर में हुआ, तो यहाँ आसपास के निवासियों में से 2 या 2 से अधिक निवासी को बुलाएंगे, उनसे पूछताछ होगी और गवाह के रूप में उनको लिया जाएगा। तो अगर गवाह के रूप में किसी को बुलाया गया है तो जनरली ऐसा रहता है ना, कभी गवाही के लिए ज़रूरी नहीं रहता कि वो जाए या ना जाए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब ये जो गवाही है यहाँ पर, इस कंडीशन में, ये महिलाओं का स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। तो अगर गवाही के लिए बुलाया गया है और वो किसी कारण से कि हाँ वो तो फलाना मेरा दोस्त है, दोस्ती के चक्कर में वो क्या बोलते हैं, अगर जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा पता है, इसको अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। और वो नहीं जा रहा है, बुलाया गया उसको और आने से इनकार कर दिया अगर उसने, तो ये क्या है, एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा और इस अपराध के लिए भी उसको दंड भोगना पड़ जाएगा। तो बहुत अच्छे सारे इसमें अधिनियम में बहुत सारी और भी बातें हैं। तो क्या क्या देख लिया हमने, लागू कब हुआ, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, परिवार दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है। अच्छा, इसमें जो दहेज की श्रेणी में क्या क्या आएगा, वो सारा चीज सेम है जैसा 1961 के एक्ट में पढ़े, सारा का सारा चीज सेम है। अब कल्याण संस्थाएं, इसको मान्यता देने का कार्य किसका है, जांच वरिष्ठ अधिकारी को होगा, जांच भी यही करेगा 5 वर्ष तक, मतलब 5 वर्ष तक कंप्लीट हो चुका है उसका, ये सही काम कर रहा है कि नहीं, कि बस मतलब ये बना के, संस्था बना के बस छोड़ दिए हैं। ये सारी चीज को का जांच कौन करेगा, वरिष्ठ अधिकारी करेगा। और अगर सही काम हो रहा है तो फिर चलने देगा, नहीं चल रहा, मतलब अगर कार्य ठीक से नहीं हो रहा है तो उसको रद्द कर देगा, उनकी मान्यता रद्द कर देगा। फिर दहेज अधिकारी देख लिया हम लोग। दहेज अधिकारी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक निवासी, यही जांच करेगा। और ये क्या जांच करेगा, जांच करने के लिए क्या करेगा, निवासियों को बुलाया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि इस कंडीशन में क्या ये इनमें से कौन सा कथन सत्य है या इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ऐसा करके क्लियरली पूछ सकते हैं। तो आप लोग को ये स्टेटमेंट भी पता रहना चाहिए कि अगर बुलाया जा रहा है 2 या 2 से अधिक निवासियों को, ठीक है, मैं तो उसको अगर वो आने से इनकार कर देता है तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है और इसको भी सजा मिलेगा। जिसको बुलाया गया है और नहीं आया है तो उसको भी सजा दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है ना कि ये छुपा रहा हो बात को, इसलिए इसका भी प्रावधान है। अब देखिए, हमने बहुत सारी चीजें देख ली। अब मेन पार्ट जानना जरूरी है। अगर दहेज के लिए वधू के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, दुर्व्यवहार क्या होता है, जो नॉर्मल एक व्यवहार होना चाहिए किसी भी स्त्री के साथ, जिस तरह से पेश आना चाहिए, अगर उसके अगेंस्ट में हो रहा है, इस टाइप जो एक मानक होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए, सामान्य रूप से उसको किसी तरह की तकलीफ ना हो और मतलब जानबूझकर तकलीफ ना दिया जाए, तो वो सामान्य कंडीशन होती है। लेकिन अगर जानबूझ के अगर उसको परेशान किया जा रहा है, तकलीफ दिया जा रहा है, तो वो सारा का सारा किस में आएगा, दुर्व्यवहार में। अब दुर्व्यवहार में ये सब चीज आएगा, तो ये इसके लिए क्या सजा है, अगर कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है किसी स्त्री के साथ तो उसके लिए क्या सजा है। आईपीसी की धारा 498 क, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट धारा है 498 क आईपीसी की। 2 ठोक है ना, एक है सीआरपीसी होता है और एक होता है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। तो हम लोग को आईपीसी की धारा के बारे में लिखना है। आईपीसी की धारा 498 क में
क्या बोला गया है इस चीज के लिए? 3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, या तो 3 वर्ष का कारावास होगा या फिर जुर्माना होगा या फिर दोनों ही चीज होगा, ये सजा दिया जाएगा। अब क्रूरता क्या है इसमें, मतलब दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार और क्रूरता क्या चीज, क्या क्या चीज इसकी कैटेगरी में आएगा? सबसे पहले आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, किसी को इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया जाए अगर कि वो आत्महत्या के लिए आतुर हो जाए, कि उसको एक ऐसा आत्महत्या में ही इसको सॉल्यूशन नजर आए कि इतना तकलीफ सह रही हूँ, उससे बड़े तो मैं मर जाती हूँ, अगर ये ख्याल आने लग जाए उसको, तो ये आत्महत्या के लिए प्रेरित प्रेरित करना हुआ, तो ये भी दुर्व्यवहार की श्रेणी में ही आएगा, तो इसके लिए भी सजा है। अब अगला क्या है, स्त्री के जीवन, अंग, स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाई गई हो या फिर क्षति पहुंचने का खतरा हो। अब जीवन मतलब सीधा कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको मारा जा रहा है, रोज डंडे से मार रहे हैं, बैट से मार रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती है, सामने भी आती है। न्यूज़पेपर में अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें ऐसे क्लियर क्लियर लिखा भी जाता है, कई सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में आ जाती हैं, लेकिन कई सारी जगह में मैक्सिमम हो सकता है 90% केस ऐसे हैं जो किसी की नज़र में नहीं आते। सबको लगता है कि हाँ घर वाले बहुत अच्छे हैं, उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो भी नहीं बताएगी कि कोई भी अपने परिवार के बेइज्जती थोड़ा ना करेगा खुद से। यही सोच सोच के लड़कियां बताती नहीं है, महिलाएं बताती नहीं है कि हमारे परिवार के बारे में लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, फिर मेरे पति को उल्टा सीधा बोलेंगे, भले उसका पति गलत काम ही कर रहा है लेकिन उसके बाद भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इस चीज़ को बताएगी नहीं किसी को। ये दिक्कत की बात हो जाती है। तो लगभग 90% केस ऐसे रहते हैं जो दब जाते हैं, जिनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, न महिलाओं द्वारा न उनके किसी परिवार वालों द्वारा, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि अगर पुलिस केस कर दिए फिर पुलिस के चक्कर काटो, फिर कोर्ट के चक्कर काटो, इतना कौन वो करे। उसके बाद फिर लास्ट में अगर ऐसा हुआ कि इतने सब चीज़ से परेशान हो के अगर हस्बैंड खुद वो डिवोर्स दे दिया अगर, तो तब फिर क्या करेगी लड़की। तो बहुत तरह की समस्याएं रहती है। तो ऐसे में लोग आगे ही नहीं बढ़ते, महिलाएं अपने केस को दबा देती हैं, मार खाते रहती हैं, वैसे ही मतलब जैसे चल रहा चलने दो, कम से कम इससे ज़्यादा बुरा तो नहीं होगा, ये सोच सोच के दबते रहते हैं। और इसी का फायदा उठाते हैं जो दबाने वाले हैं, जो हमेशा जो हर बार दब के चलते हैं ना, लोग उसी को दबाते हैं, उसी को हर चीज़ फेस करना पड़ जाता है। तो उसके बाद भी देखो जीवन जीवन को हानि पहुंचाए, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये वाली चीज़ आएगा। अंग, ये बाह्य अंग भी हो सकते हैं, आंतरिक अंग भी हो सकते हैं, उनको क्षति पहुंचाई जाए या फिर क्षति पहुंचाने का खतरा भी अगर होता है तो भी वो किस में आएगा, क्रूरता की श्रेणी में आएगा। स्वास्थ्य, अगर जैसे पानी की ज़रूरत हर किसी को होती है, हमारे बॉडी का 70% जो भाग है वो पानी से बना है, तो पानी की बहुत ज़रूरत है हमें। अगर ऐसा हुआ कि सामने वाली जो लेडीज़ है उसको परेशान करने के लिए उसको साफ पानी ही ना दिया जाए, तो क्या होगा, उसका तबीयत बार बार खराब होगा। तबीयत खराब हो रहा है, दवाई के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है, इलाज नहीं कराया जा रहा है, डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा रहा है, तो ये क्या है, एक तो मेंटल टॉर्चर वो झेल रही है, वो झेल रही है, साथ में इस तरह के भी टॉर्चर होते हैं। और ये ऐसी ये स्टोरी वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है, ऐसा घटना होता है, इसीलिए ये सारे अधिनियम में सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। तो स्वास्थ्य, इन तीनों को से रिलेटेड किसी महिला को क्षति हो रही है या फिर ऐसा होने का खतरा है कुछ टाइम बाद, अभी नहीं हो रहा होगा लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा माहौल बन रहा है कि हाँ ये अब अपना रंग दिखाने वाले हैं परिवार वाले, ऐसा तो खतरा है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन हो सकता है आगे चल के ऐसा हो, व्यवहार से समझ आ रहा है। तो ये सारे की सारे किस में आ जाती है, क्रूरता की श्रेणी में। एक चीज और आती है, तंग करना। अब हस्बैंड और उसके परिवार वाले तो तंग कर ही रहे हैं, रिश्तेदार कोई बाहर वाले हैं वो भी आके तंग करने लग जाएं, क्योंकि अगर देखो अगर हस्बैंड या फिर उसकी सास ससुर ये लोग अगर तंग करते हैं तो सीधा सीधा केस किया जा सकता है कि हाँ फलाना फलाने ने मेरे ऊपर क्या बोलते हैं इस प्रकार के अत्याचार करने की कोशिश की। तो अब ये ऐसे क्या करते हैं, कोई बाहर से आकर उसको बोलते हैं कि तुम ऐसा ऐसा करो, या फिर सामने वाला अपने से ही करता है, उनको आदत रहती है खुद से भी करने लग जाते हैं। तो ऐसे कुछ रिश्तेदार रहते हैं जो बार बार ऐसे
इरिटेट करते हैं, उसको बार बार मानसिक तौर पे उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं, ताकि अब वो बार बार परेशान होगी तो क्या होगा, अपने घर वालों को बताएगी, मतलब अपने मायके में बताएगी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, उसके मम्मी पापा को बताएगी। अब उसके मम्मी पापा जाएंगे बात करने के लिए कि देखो भाई ऐसा मत करो, ये सब चीज़ गलत है, तो फिर वहाँ पर फिर क्या उठाएगा पता है वहाँ पर बात उठेगा दहेज का। और हमको क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए, हमको इतना चाहिए, अभी हमें इतनी इतनी क्षेत्रफल की जरूरत, मतलब जमीन या फिर पैसे की जरूरत है, इसलिए दिमाग एकदम स्ट्रेस चल रहा है। मतलब बहाना बनाने वाले बहुत तरह से बहाना बनाएंगे कि मेरे माइंड में ऐसा ऐसा स्ट्रेस चल रहा है, इसलिए हो जाता है मेरे से, ऐसा है, मैं क्या करूँ, मेरे को पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो और बहुत तरह की समस्या है, घर में फ्रिज नहीं है तो मैं क्या करूँ, इस टाइप का भी बात होता है। तो ये क्या बताने की कोशिश होती है कि हमको और दहेज चाहिए, हमें और पैसा चाहिए। और ये सारा चीज किस चीज को प्रेरित कर रहा है, ये दुर्व्यवहार को, ये दुर्व्यवहार की ये सारा चीज, दहेज चाहिए और चाहिए, दहेज दिया जा चुका है फिर भी और चाहिए, तो ये है। तो मेरे को लगता है आप लोग को समझ आ गया होगा दुर्व्यवहार के अंदर क्या क्या चीज आता है, ये सारी की सारी कंडीशंस। इसके अलावा अगर कभी आप लोग आसपास भी देखेंगे, आपके फैमिली में भी हो सकता है, हर किसी की फैमिली में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कोई ना कोई ऐसा केस निकल ही जाता है कि परेशान है, तो उसमें भी आप लोग अपने आप से भी इमेजिन कर सकते हैं, आप लोग अपने आंखों से भी देखे होंगे कई सारे केसेस, तो उसमें भी इसके ये सारे के सारी चीज इसके अंदर कवर हो जाते हैं, जीवन, अंग, स्वास्थ्य, ये रिश्तेदारों द्वारा परेशान किया जाना, और ये मानसिक प्रताड़ना जिसके कारण आत्महत्या करने की भी कोशिश कर देते हैं कुछ लड़कियां, तो ये सारे चीज उसमें कवर हो जाता है। अब मान लो, अब ये आता है अगला पॉइंट आता है दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु नाम से स्पष्ट है, किसी को दहेज के लिए इतना ज्यादा परेशान किया गया, इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि वो या तो आत्महत्या कर ली या फिर उसको मार, जैसे होता है कई सारे कुछ लोग होते हैं बहुत क्रूर रहते हैं, डंडे से मार देते हैं, और जो हाथ में आया उसको फेंक के मार देते हैं, इस टाइप्स के वीडियोस भी बहुत वायरल होते हैं, मूवीज में भी बताया जाता है, स्टोरीज में भी बहुत रहते हैं। तो ये रियल घटना है कि इतना मार दिया जाता है कभी कभी किसी लड़की को, महिला को, कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसी मृत्यु जो दहेज चाहिए इसलिए मार मार के अगर कर दी जाए तो वो क्या कहलाएगी, दहेज मृत्यु। अब इसके लिए कौन सी सजा है, आईपीसी की धारा 304 ख, इसमें दिया गया है कि अगर, मतलब पहली बात तो इसमें दहेज मृत्यु का कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि दहेज मृत्यु किसको बोलेंगे, दूसरा इसमें क्या जो सजा है वो है, तो इसमें मैक्सिमम सजा हो सकती है उम्र कैद, मैक्सिमम के कंडीशन में। तो आईपीसी की धारा, दो धारा याद रखना है इस केस में, धारा आईपीसी की धारा 498 क और आईपीसी की धारा 304 ख, ये दोनों ही याद रखना है। अब ये आधार क्या होगा, दहेज मतलब कोई भी अगर किसी की मृत्यु हो रही है, एक नॉर्मल कंडीशन में भी मर सकता है कोई, तो किस कंडीशन में उसको दहेज मृत्यु बोला जाएगा, तो इसके लिए आधार भी बताया गया इस धारा में। तो क्या है, दाह, मतलब अगर कोई जल जाती है, लेकिन देखेंगे इसका पूरा कंडीशन पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसका फिर इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। दाह मतलब जल जाना। दूसरा शारीरिक क्षति, शरीर में किसी भी प्रकार की क्षति है, जैसे ज़्यादा मार रहे हैं तो फिर निशान पड़ जाता है, काला 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 कहीं हो जाता है, कहीं लाल लाल दाग वाग कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, तो वो शारीरिक क्षति वो दिखाई देगा, वो दिखता है, ठीक है। और क्या है, 7 वर्ष तक, मतलब शादी हुआ है उसके बाद से 7 वर्ष के अंतर्गत असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, मतलब ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि वो दिख रहा है कि ये इंटेंशनली, मतलब किसी इंटेंशन से ही इसकी मृत्यु हुई है। लड़की की मृत्यु ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसको या तो हो सकता है मारा गया हो, जला दिया गया हो, उसके साड़ी में आग लगा दी गई हो, पेट्रोल डाल के जला दिया गया हो, तो इस तरह की ये सारी
क्या है, असामान्य परिस्थितियां हैं। अगर रोज मारपीट कर रहे हैं, बार बार किसी पॉइंट पे बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये सारे क्या है, ये एक सामान्य स्थिति के लक्षण है क्या? नहीं है, ये असामान्य स्थिति है, असामान्य परिस्थिति है। तो 7 वर्ष तक देखते हैं। ये थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट भी है, यहाँ पर टाइम लिमिट बनाया गया है। तो ये टाइम लिमिट अपने आप में ऐसा होता है ना कि 7 वर्ष तक छोड़ देते हैं, उसके बाद परेशान करेंगे, ऐसा एक टाइप का ये निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी बन जाता है। लेकिन चलिए देखते हैं, 7 वर्ष तक असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। तो अगला क्या आता है, मृत्यु के पूर्व क्रूरता की गई हो। अब जो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने देखा कि महिलाओं के लिए अगर जो दहेज अधिकारी रहेगा, दहेज निषेध अधिकारी, तो वो क्या करेगा, वो जांच के लिए बुलाएगा। तो जो जिन लोग को बुलाया रहेगा वो लोग ये सारी चीज़ को कंफर्म करते हैं, उनकी ही बातों को देख के इसको आगे इसमें प्रोसेसिंग किया जाता है। तो क्या मृत्यु के पूर्व उसके साथ क्रूरता की गई थी, और क्रूरता की श्रेणी में हम लोग बहुत सारे क्या 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 देख ली, ये सारा का सारा चीज़ किस में आता है, क्रूरता में आता है। तो इन सब चीज़ से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप का अगर एक्टिविटी हुआ है तो वो सारा का सारा किस में आएगा, क्रूरता की श्रेणी में। तो अब हमने क्या, तो दहेज मृत्यु की कंडीशंस क्या क्या है, ये सारे। अब देखो, अगर हम लोग को क्रूरता पता चल गई कि हाँ इसके साथ क्रूर व्यवहार हुआ है, तो अपने आप ये चीज़ समझ आ जाएगा कि वो अपने से जली है कि इसको जलाया गया है। तो ये अपने आप ये जस्टिफाई हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोगों को अभी तक का पूरा क्लास समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, एक एक्ट आया था 1961 का, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, और इसके एवज में हमारे राज्य में बनाया गया दहेज निषेध अधिनियम 2004। इसमें ये कहाँ तक, ये पूरे भारत में लागू है और ये पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है। और इसमें हमने क्या क्या देखा, कल्याण समिति, कल्याण समिति कौन कौन जो है उसमें अप्लाई कर सकते, मतलब कौन कौन कंप्लेन कर सकता है, और ये वाले इस प्रकार के घटनाओं की प्रकृति क्या होगी, मतलब प्रकृति मतलब ये बिना वारंट वाले हैं, वारंट दिए बिना ही इसमें सीधा एक्शन लिया जा सकता है। मतलब पुलिस को क्या रहता है, एक वारंट लेके आते हैं, पहले किसी को भी गिरफ्तार करना रहता है वारंट लेके पहुंचते हैं कि ऐसा ऐसा बात है तो आपको गिरफ्तार किया जाता है ऐसा करके। लेकिन यहाँ पर वारंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये पॉइंट है कि तो आज हमने देख लिया सारे के सारे दहेज प्रतिषेध से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो सारा हमने देख लिया। अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। तो अगले एक्ट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।